आपको इस वीज़े के ऊपर मिनिमम 6 साल गुजारने हैं। 6 साल गुजारने के बाद आप बन जाएंगे ब्रिटिश नेशनल। आपकी पूरी फैमिली का वीज़ा लगेगा। अगर आप मर्द हैं तो आपकी बीवी का और आपके बच्चों का, और अगर आप औरत हैं तो आपके खामन का और आपके बच्चों का, और अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हैं, ऑफ कोर्स आप मेन एप्लीकेंट होंगे तो आपका वीज़ा तो लगेगा ही लगेगा। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कौन सी सैलरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, फिर उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको क्या नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है तो आपकी जान छूट सकती है इंग्लिश टेस्ट से, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। फिर उसके अलावा आपने वीज़ा अगर यूके के बाहर से अप्लाई करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, यूके के अंदर से अप्लाई करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके अलावा आपका जो स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। एक्सटेंशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, वैसे मैं पहले ही बता दूं एक्सटेंशन हो सकती है। उसके बाद ILR मिलेगा, ILR के बाद आपको मिलेगा ब्रिटिश पासपोर्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीज़े के ऊपर आप कोई और काम कर सकते हैं कि नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है gov.uk की वेबसाइट से, मतलब कि यूके की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से उठा रहा हूँ। ये मैंने कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं है कि मुझे उसने बताया था, मेरे एक दोस्त ने बताया था, मेरे चाचे ने, मेरे मामे ने, मेरे फुप्पड़ ने। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मैंने इकट्ठी नहीं की। gov.uk की वेबसाइट से जो है ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उठाई है। प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये सारी, कोई दो नंबरी नहीं है इसमें। सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मेरे सामने कंप्यूटर खुला हुआ है, gov.uk की वेबसाइट खुली हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उधर से उठा रहा हूँ। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो एलिजिबिलिटी, मतलब कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो आपकी जॉब है वो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए या तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर हों, नर्स हों, हेल्थ प्रोफेशनल हों या एडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल हों। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है। वर्क इन अ एलिजिबल हेल्थ एंड सोशल केयर जॉब, आप किसी सोशल केयर जॉब में या एलिजिबल हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, ये एक रिक्वायरमेंट इसकी लाजमी है। फिर एक और ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, यूके एम्प्लॉयर, वो अप्रूव होना चाहिए होम ऑफिस से। मतलब कि अगर होम ऑफिस ने एक एम्प्लॉयर को, एक कंपनी को अप्रूव नहीं किया तो वो आपको जॉब नहीं दे सकता। जॉब दे भी दे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर करना है जो कंपनी आपको जॉब दे रही है वो स्पॉन्सर्ड यूके की कंपनी हो, मतलब कि वो होम ऑफिस से अप्रूव्ड कंपनी हो। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। फिर उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। जिस कंपनी ने आपको जॉब ऑफर किया वो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगी। वो सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ नथी करके फिर आपने एप्लीकेशन भेजनी है, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर एक और इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है वो है मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट। वो जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस वीज़ा के लिए एक ऑक्यूपेशन कोड की लिस्ट है, वो सारी लिस्ट जो है वो मैं इधर स्क्रीन पे शो करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो आपने देखनी है। मतलब कि वो मुख्तलिफ कोड हैं, कोई 15-20 जो है मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हैं जो कि हेल्थ केयर और सोशल केयर जॉब के लिए लाजमी है। वो जो है जैसे सीनियर केयर वर्कर, डेंटल नर्सेज, फिर पैरामेडिक्स, मिडवाइफ, नर्सेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो है आपकी जॉब इस लिस्ट में से लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। और इसकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो है 20,960 पाउंड, 20,960 पाउंड जो है वो मिनिमम आपकी जॉब की सैलरी होनी चाहिए। और ऑन गोइंग रेट जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, तो आपकी मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑन गोइंग रेट इससे ज़्यादा है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। वो जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपने ऑन गोइंग रेट जो है वो कहाँ पर जाके देखना है। वो एक लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर जाके आप देख लें कि ऑन गोइंग रेट क्या है। यूके में इंग्लिश बोली जाती है, सारी दुनिया को पता है। तो अगर आप यूके में आते हैं तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज प्रूव करने के लिए आपको दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपके पास अच्छी डिग्री हो जो कि यूके की डिग्री के बराबर हो और वो आपने इंग्लिश में पढ़ी हो, एक वो तरीका है। और दूसरा आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे दें जैसे कि आइल्स, और आपका मिनिमम जो लेवल है इंग्लिश का वो B1 लेवल पे होना चाहिए, जो कि CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, CEFR स्केल के मुताबिक आपका B1 लेवल होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप
कैसे ये टेस्ट ले सकते हैं। मैंने एक एक्टिस के ऊपर वीडियो बनाई थी, ECCTIS। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ी थी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से आपकी जान छूट सकती है। आप एक्टिस का लेटर लें और वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ नथी करें और आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। वो जो है वीडियो का लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपने आइल्स के टेस्ट से या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से कैसे जान छुड़ानी है, वो आप वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, B1 लेवल आपका होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, मतलब आपने कोई अच्छी डिग्री नहीं की, तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा और वो B1 लेवल पे होना चाहिए। वो कौन से टेस्ट हैं वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कौन कौन सा टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। तो या तो आपके पास अच्छी डिग्री हो या आपको आइल्स देना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। या उसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं करनी। जैसे कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, आपके पास इसके अलावा न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है, उसके अलावा जमाइका का, माल्टा का, न्यूजीलैंड का, इधर के पासपोर्ट हैं। ये भी एक लिस्ट है। अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का पासपोर्ट है तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी। और फिर एक और ये इन्फॉर्मेशन है कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे। आप इधर इस वीज़े पे 5 साल तक रह सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन 5 साल अगर आपने पूरे गुजार लिए तो आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। ILR पे जाएं, ILR के बाद 1 साल आप ILR पे गुजारेंगे और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए यानी कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटिश नेशनैलिटी का डॉक्यूमेंट आएगा, वो आप पासपोर्ट ऑफिस में जमा कराएंगे और आपको ब्रिटिश पासपोर्ट इशू हो जाएगा। आपको इस वीज़े के ऊपर मिनिमम 6 साल गुजारने हैं। 6 साल गुजारने के बाद आप बन जाएंगे ब्रिटिश नेशनल। ये जो वीज़ा है ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें, एप्लीकेशन फिल करें और अप्लाई कर दें। उसके लिए फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए आपका जो भी लोकल सेंटर है VFS ग्लोबल का, उधर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो जाके अंगूठे अपनी तस्वीर उतरवाएं और वो जाके इन्फॉर्मेशन जमा करा दें। आपका वीज़ा जो है होपफुली अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। ये जो वीज़ा है या आप 3 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या 3 साल से ज़्यादा यानी कि 5 साल का। 3 साल का अगर वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है £247 पर पर्सन, 247 पाउंड पर पर्सन। तो अगर आपकी बीवी आपके साथ अप्लाई कर रही है, आपके बच्चे आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 247 को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ पीपल, यानी कि आपके 2 बच्चे हैं, बीवी है, तो 4 बंदों के आपने पैसे देने हैं। 247 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आपने 3 साल से ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई करना है यानी कि 5 साल का, तो इसकी फ़ीस है £479 पर पर्सन। अगर 4 बंदों की फैमिली है 479 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके अलावा आपने अपने बैंक अकाउंट में शो कराना है कि आपके अकाउंट में कम से कम 3 महीने के लिए 1270 पाउंड है, 1270। 3 महीने के लिए आपने अकाउंट में अपने शो करानी है। और अगर आप अपनी बीवी का और बच्चों का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी एक ख़ास अमाउंट शो करानी पड़ेगी। आपने अपने पार्टनर के लिए 285 पाउंड यानी कि 285 पाउंड, पहले बच्चे के लिए 315 पाउंड 315 पाउंड, और एडिशनल बच्चे यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हर अगले बच्चे के लिए आपको 200 पाउंड जो है वो शो कराने पड़ेंगे। अगर आप एग्जांपल लें कि आप 4 बंदों की फैमिली है, आपके हो गए 1270 पाउंड, आपके पार्टनर के यानी कि आपके मियाँ के या आपकी बीवी के हो गए 285 पाउंड, प्लस पहले बच्चे के 315 पाउंड प्लस 200 पाउंड। तो ये आपको 285 प्लस 315 प्लस 200 प्लस आपके 1270, इतने पैसे आपको शो कराने हैं अपने अकाउंट के अंदर एटलीस्ट 3 महीने के लिए। अगर आप ये नहीं शो करा सकते आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। मैंने पहले भी बताया ये एक लाजमी है, जो भी आपको जॉब ऑफर कर रहा है आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो देगा, वो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लाजमी लगाना है, वो नहीं होगा वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रूफ है वो देना है, या तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देंगे या आप अपनी डिग्री का वो एक्टिस लेटर जो है वो मंगवा के जमा कराएंगे कि भी आपको इंग्लिश का नॉलेज है। तीसरा, आपने जमा कराना है वैलिड पासपोर्ट, अपना भी और अपने बच्चों का भी और वाइफ का भी, पूरी फैमिली का वैलिड पासपोर्ट जमा कराना है।
फिर योर जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी, जो आपका जॉब टाइटल है वो जो मैंने एक लिस्ट बताई है जिसके साथ कोड्स लगे हुए हैं, उसका जॉब टाइटल आपको चाहिए और एनुअल सैलरी आपको कितनी मिल रही है। जो भी आपको एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अलावा आपको एक ऑफ़र लेटर भी मिलेगा। उस ऑफ़र लेटर के ऊपर आपकी सैलरी लिखी होनी चाहिए कि आप कितनी सैलरी जो है वो ले रहे हैं या लेंगे। फिर आपका जॉब का जो ऑक्यूपेशन कोड है वो आपने लाजमी लिखना है। जो आपको मैंने लिस्ट बताई है उसमें जो ऑक्यूपेशन कोड है वो आपने इनको लाजमी प्रोवाइड करना है कि ऑक्यूपेशन कोड क्या है। आपको मैंने पहले भी बताया था ये वीज़ा आपको सिर्फ तब मिलेगा अगर आपके पास जॉब ऑफर है। जिसने आपको जॉब ऑफर किया है वो होम ऑफिस से अप्रूव्ड स्पॉन्सर होना चाहिए। तो आपको स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर भी देना है, अपने एम्प्लॉयर का यानी कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका नाम भी देना है। ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर दोनों चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ये लाजमी है। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने एविडेंस देना है, बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसमें वो सारे पैसे आपने शो कराने हैं 1270 आपके और आपके बच्चों के। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो लाजमी बैंक स्टेटमेंट देनी है। फिर आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना है। अगर आप तो शादीशुदा हैं तो आपने अपना निकाहनामा देना है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उनका बर्थ सर्टिफिकेट देना है, और वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक जो है वो नादरा से मिल जाता है FRC, वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो वो आपने लाजमी लेना है, वो भी इनको जमा कराना है। क्यों? क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि आपकी जेन्युइन बीवी है, ये आपके जेन्युइन बच्चे हैं। जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे कि ये मेरा निकाहनामा देख लो, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनका बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब कुछ आपने जमा कराना है साथ। फिर आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, वो आपको लोकल थाने से मिल जाएगा। उधर आप जाएंगे, उनको कहो मुझे पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप ले लें, वो आपने इधर लाजमी जमा कराना है। और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया तो फिर आपने एक्टिस का लेटर, वो जो मैंने आपको बताया, वो करवाना है। PhD की डिग्री है तो आप साथ वो जमा करा दें। और वो जो नारे का या एक्टिस का रेफरेंस नंबर होता है ना, वो आपने लाजमी लिखना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। और फिर मेक श्योर करें कि जो पासपोर्ट आप जमा करा रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम एक पेज खाली होना चाहिए जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपके पासपोर्ट के अंदर कोई पेज खाली नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको पासपोर्ट जो है वो फुल हो चुका है, तो आप नया पासपोर्ट बनवाएं। आपके पासपोर्ट के ऊपर कम से कम उसके अंदर एक पेज खाली होना चाहिए जिधर उन्होंने आपका वीज़ा लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होगा कि आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपना बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए VFS के दफ्तर जाना पड़ेगा। वो आपके जैसे कि वो जेरिस का दफ्तर था या VFS का दफ्तर है लाहौर में, गंगाराम के पास। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, कराची में भी होगा, मुख्तलिफ जगहों पर होगा। आपने उधर जाके अपने बायोमेट्रिक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा देंगे तो उधर एक लिंक आ जाएगा जिधर आपने अपॉइंटमेंट बनानी है वो लोकल दफ्तर के साथ, जिधर जाके आप अपनी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देंगे। वो बहुत लाजमी है, वो अगर आप जमा नहीं कराएंगे आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाएगी तो आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा। आप एक चीज़ ज़हन में रखें, वीज़ा मिलना बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल जो है वो मेरे ख्याल से जॉब ऑफ़र लेना है। अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, आपके पास लेटर आ जाता है, स्पॉन्सरशिप लेटर और जॉब ऑफ़र लेटर, आपका वीज़ा चुटकियों में लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। जो वीज़ा अप्लाई करने का लिंक है वो मैं इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से ये कर सकते हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं चीख के कह रहा था कि आप जो है अपना पैसे बचाएं, एजेंट्स को 15, 20, 25 हज़ार पाउंड जमा ना करवाएं। वो जो है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। आप वो जो 20-25 हज़ार पाउंड है वो यूके में लेकर आएँ, वो आपके इधर काम आएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको वैसे जॉब नहीं मिल रही, आपको एजेंट को ही पैसे देने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं जिसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो केयर वर्कर के वीज़े दे रही है। वो जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाएं, उनसे रब्ता करें, यकीनन आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपको जॉब लाजमी मिल जानी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपके पास स्किल्स हैं आपको लाजमी जॉब मिल जाएगी। कोशिश करें, ट्राई अगेन। जब आप ये वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो आपको 3 वीक के अंदर जो है वो लाजमी जवाब आना जाना चाहिए। अगर 3 वीक में नहीं आता तो वो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम कोशिश करके 3 वीक के अंदर आपको जवाब दे देंगे। अगर आपका बच्चा 16 साल से ऊपर है और उसकी शादी हो गई है तो उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये एक पक्की रिक्वायरमेंट है। वो 16 साल से ऊपर है तो आपके साथ रह रहा हो
आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो और उसकी शादी ना हुई हो। एक बहुत सी कन्फ्यूजन लोगों के जहन में है कि अगर आप यूके में हैं और आपका इधर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीजन बन जाता है। ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता। अगर आप इधर इस वीज़े के ऊपर हैं, आपका कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको उसका डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नेशनल नहीं बनता। इस वीज़े पे आपका जो डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल एक मेन एप्लीकेंट जो है वो आप हैं, आपकी बीवी अगर आपका डिपेंडेंट बन के आती है तो उसके ऊपर फुल राइट्स हैं, वो कोई भी जॉब जो है वो इस वीज़े के ऊपर कर सकती है। लेकिन अगर आप केयर वर्कर का वीज़ा लेकर इधर आए हैं तो आप सिर्फ केयर वर्कर का ही काम कर सकते हैं, आपको कोई और जॉब करने की इजाज़त नहीं है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसीलिए अगर कोई औरत जो है, कोई फीमेल जो है वो केयर वर्कर का वीज़ा लेके आती है तो उसका जो खावंद है, यानी कि उसका जो डिपेंडेंट है, वो कोई भी जॉब कर सकता है, कितने भी आवर्स वो काम कर सकता है। वो टैक्सी चला सकता है, वो डिलीवरी का काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, लॉयर, कोई भी काम वो कर सकता है। लेकिन जो केयर वर्कर का जॉब लेकर इधर आया है, जो केयर वर्कर का वीज़ा लेकर बंदा इधर आया है, वो सिर्फ इसी फील्ड में काम कर सकता है। इस वीज़े पे उसको कोई और फील्ड में काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपका वीज़ा जो है 3 साल के बाद वो ख़त्म हो रहा है और आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो आप आराम से उसकी एक्सटेंशन करवा सकते हैं 2 साल की। 2 साल जब पूरे हो जाएंगे, यानी कि टोटल 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप ILR अप्लाई करें। ILR के बाद पक्का पासपोर्ट, यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट। अगर इस वीज़े के दौरान आप अपनी जॉब चेंज करते हैं, यानी कि सेम ही फील्ड के अंदर आप कोई दूसरी जो है कंपनी के साथ केयर वर्कर का काम शुरू कर देते हैं, तो आपको होम ऑफिस को बताना पड़ेगा, नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अपना रिकॉर्ड्स होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। ये बहुत लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि आपने एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, कंपनी चेंज कर ली, लेकिन आपका जो वीज़ा है वो पुराना वाला ही चल रहा है। ये लाजमी करें, ये बहुत लाजमी है, अदरवाइज़ आपका काम ख़राब हो जाएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे इधर आएंगे और इधर आके कोई काम का वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप स्टूडेंट भी हैं तो इस वीज़े के ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई टू स्विच टू दिस वीज़ा इफ़ यू आर करंटली इन द UK। अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, सीजनल वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं किसी हाउस होल्ड में, या फिर आप इमिग्रेशन बेल के ऊपर हैं, आप ये वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। इस वीज़ा पे आप स्विच नहीं हो सकते अगर आप इन सब वीज़ाज़ की बेस के ऊपर इस मुल्क के अंदर एंटर हुए हैं। 27 अगस्त 2023 के बाद आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं कोई दूसरी जॉब, यानी कि एक्स्ट्रा जॉब। जो आपकी मेन जॉब है उधर तो आप जितने मर्जी नंबर ऑफ आवर्स काम करें, लेकिन अगर आपने उसके अलावा किसी जॉब पे काम करना है तो आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं, चाहे वो आपकी सेम फील्ड में हो या किसी दूसरी फील्ड में हो। 20 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो दूसरी फील्ड है तो वो लाजमी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप केयर वर्कर वीज़ा पे इधर आए हैं और आके आपने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया या आपने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। नो, सिर्फ 20 घंटे आप काम कर सकते हैं, चाहे वो सेम फील्ड हो या डिफरेंट फील्ड हो। अगर सेम फील्ड है नो प्रॉब्लम, 20 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट फील्ड है तो मेक श्योर कि वो जो डिफरेंट फील्ड है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर लाजमी शामिल हो। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे भाइयों के, बहनों के, बहुत सी बीबियों के, वो सारे कह रहे थे कि प्लीज़ हमें केयर वर्कर वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में दें। मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बना दूं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।